सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 774वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर दीपेश यादव सर। डॉक्टर दीपेश यादव सर बीएचएमएस और पीजी एनएचआई के डिग्रीधारी हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में 21 वर्षों का अनुभव भी रखते हैं। वे फास्ट हील सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक के प्रमुख चिकित्सक हैं जो अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। अपने व्यापक अनुभव और समर्पण के साथ डॉक्टर दीपेश यादव सर ने हजारों मरीजों को लाभ पहुंचाया है और होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बने हैं। ओवर टू यू सर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे जो इनक्योरेबल केस होते हैं, डिफिकल्ट केस होते हैं, उनसे रिलेटेड किस तरह का उनका केस मैनेजमेंट होना चाहिए उसके बारे में, और कुछ केसेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ डॉक्टर्स लर्नर भी हों, शुरुआत वाले हों, तो मैं उसी पैटर्न पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि ये क्यों नहीं चल रहा था। सर अगर पीपीटी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर आप मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ से आपका पीपीटी शेयर कर दूंगा। नहीं, एक्चुअली में क्या है, उसी पे मैंने जो है पॉइंट आउट भी बना के रखे हुए थे। देखिए, ऐसे मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट छूटेंगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, बस मेन चक्कर ये है। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कैजुअल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरा मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा मेन पर्पस है। हाँ जी, शुरू करें। हाँ सर, शुरू कर दीजिए। ये इसका आवाज शुरू कर दो, ईगो बढ़ रहा है। हाँ हाँ, तो कर दो, इसका आवाज कम कर दो। हाँ जी, हम क्रिटिकल केसेस के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में हमारे प्रैक्टिस में देखने में आता है कि जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स या उनके नियर डियर जब कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं, जैसे कि पैरालिसिस की कंडीशन है, कोमा की कंडीशन है, या प्लूरल इफ्यूजन है, या उस समय में अभी आप कुछ समय पहले देखा था कोविड के केसेस थे, और कुछ केसेस जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो है होम्योपैथिक डॉक्टर से यूजुअली केस के लिए लोग टर्मिनल केस, कई बार टर्मिनल केसेस के लिए कैंसर की कंडीशन है ना, टर्मिनल कंडीशन में पेशेंट है, तो उस समय भी जो है अलग अलग कंडीशंस के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से लोग सजेस्ट करते हैं, मतलब कंसल्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक जगह पर जाकर के एलोपैथी भी रुक जाती है जहां पर उनके पास फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कुछ रहता नहीं है। हम उन केसेस की आज बात करेंगे, और जो केसेस मैंने डील किए हैं उन केसेस में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अलग अलग टाइप के केसेस, जैसे कि अभी एक एपिलेप्सी का केस था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन का था, है ना। इसके अलावा एक वॉल्वुलस का केस था, एक पैरालिसिस का केस था, है ना। ये कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू हम केस टेकिंग और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को समझने का कोशिश करेंगे। चल रहा है ये? हाँ, इसमें चल रहा है। हाँ, इसको हटा दो, इसमें वो चालू कर दो। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले, अगर कोई जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे, जो सीनियर है उनको तो सब मालूम ही है कि हमको
एक चीज तो ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी क्रिटिकल केस है, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपके क्लिनिक पे आए, है ना, या आप उसको विजिट करने गए हों। तो सबसे पहली चीज होती है जो एक्यूट कंडीशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उस समय की तुरंत की कंडीशन अगर आपके मैनेज करने लायक है, आपके लिए डायग्नोसिस की कंडीशन है, तो उसी समय आप कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है केस, अगर आपको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है या आपको लगता है डायग्नोसिस में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले ये है कि एलोपैथिक इंटरवेंशन जरूरी है। कई बार मान लो कार्डियक केस है, हाई बीपी का केस है ना, और कई इंजुरी के केसेस भी हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको पैरेलल जो एलोपैथिक इंटरवेंशन है उसके लिए भी पैरेलल प्रयास करवा देना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। ये जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को यूज करते हैं तो हम इसका सही सदुपयोग कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट पेशेंट के फेवर में कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जो देखने में आया कुछ जूनियर डॉक्टर्स के कि उन्होंने उस चीज को डायग्नोस करते करते देर कर दी और वो केस वर्स हुआ। देखिए, एलोपैथी का अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम है डायग्नोस्टिक सिस्टम है, और एक हमारा जो एक सिस्टम है वो है कि या तो एक्यूट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही हो तो उसमें सहयोग करना, कोई ऐसे एलिमेंट कॉन्कोमिटेंट हैं जो कि ट्रीटमेंट को होने नहीं दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करना, है ना, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को। तो इस तरह से हम एक दूसरे के जो ट्रीटमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम सबसे शुरुआत करते हैं, मैं एक मिनट बता दूं आपको। देखिए, पहला मैंने आपको ये बताया कि प्रायोरिटाइज ये है कि जो एक्यूट कंडीशन है, चाहे आपके द्वारा हो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा हो, उसको किसी भी तरह से मैनेज करना। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तो कोई बात नहीं है कि आपको ज्यादा फिक्र या चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया है या आप विजिट करने गए हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पैथी के साथ साथ जो भी उस समय जरूरत है उसको एक्यूट कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए वो आप करें। और जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन एलोपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उनकी भी सारी रिपोर्ट्स और उनकी फाइंडिंग्स आपको सारी मालूम होना चाहिए, पैथोलॉजिकल लेवल पे भी मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, हमको ये असेस करना कि अभी उस पेशेंट को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रायोरिटी में उस पेशेंट को कौन सी ऐसी चीज है जो रिजॉल्व करने लायक है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी लिमिटेशन में आती है। तो हमको सबसे पहले लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशन भी समझना चाहिए और एलोपैथी की क्या लिमिटेशन है हमको ये भी मालूम करना चाहिए। देखिए, एलोपैथी का जो मेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि पेशेंट को पहले सेटल डाउन किया जाए। कोई भी केस अगर आया है तो कैसे उसको सेटल डाउन कर सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर के। कई बार अगर एलोपैथी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी सफल नहीं हो पाती है कई केसेस में, तो वहां पर होम्योपैथी का यूज किया जा सकता है। कई बार जैसे हम देखें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे मैंने कुछ केस डील किए हैं जहां जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था पेशेंट को, अब ओरली कोई रेमेडी मेडिसिन दे नहीं सकते हैं और पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ना तो पेशेंट खा पी सकता है ना कुछ कर सकता है। तो ऐसे समय में जब उसका पेट फूल गया है, वो खा पी नहीं सकता है और पेशेंट को गैस बन रही है या पेट में डिस्टेंशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है गैस गैस एसिडिटी के कारण, रिगर्जिटेशंस आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम में एलोपैथी नहीं कई बार काम कर पाती है। तो उस समय में होम्योपैथी की मेडिसिन
चाहे कार्बोवेज हो चाहे ना हो, या जो भी उस समय इंडिकेटेड रेमेडीज निकल करके आ रही हैं, उनके माध्यम से उस केस को और ज्यादा ट्रीटेबल बनाया जा सकता है। तो हम होम्योपैथी के द्वारा पहली चीज तो ये करते हैं कि उस केस को एलोपैथी को सपोर्ट करते हुए उसको एक ट्रीटेबल कंडीशन में लेकर के आए। ये प्रायोरिटी रहती है होम्योपैथिक डॉक्टर की। दूसरी चीज है कि जैसा मैंने बताया लिमिटेशंस की बात है ना, कि हम किस लिमिट तक कर सकते हैं और एलोपैथी किस तरह से किस लिमिट तक जो है ट्रीटमेंट दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथी में प्राइमरीली मिस कर दिया गया है केस, लेकिन एक लिमिट के बाद पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लो कोई कोमा का केस है, पैरालिसिस का केस है, या लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन है, निमोनिया है, ऐसी कंडीशंस हैं, और उसकी कंडीशंस देखने के बाद जो है हम हमने देखा कि एलोपैथी में और फर्दर पिछले 1 2 4 दिन से कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, बल्कि पेशेंट डिटेरियोरेशन की कंडीशन में जा रहा है। उस समय इतना स्ट्रेस वाला काम कर होम्योपैथी। रहे हैं भी। कार्बोवेट सीख लो अभी आप पहले इस बंदे से। हेलो, एम आई ऑडिबल? You are audible. आप आप continue कीजिए। जी जी। तो ऐसी कंडीशन में जबकि पेशेंट एक जगह आके स्टडी स्टेट वाली कंडीशन अगर आ गई है केस की, तो हम जाकर के किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं कि केस आगे प्रोसीड कर पाए, और जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो आगे फर्दर ट्रीटमेंट दे पाए, या हमारी कुछ कई बार मेडिसिन इतना मिरेकुलसली काम करती हैं कि वो पेशेंट को पूरे एलिमेंट से या पूरी डिसीज से ही बाहर लेकर के आ जाती है। तो ये कंडीशन जो है अलग अलग केस में अलग अलग रहती है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, और 2 डिसीजेज में अलग अलग मैनेजमेंट देना पड़ सकता है, या सेम डिसीज भी है, अगर पैरालिसिस के 2 केस हैं तो वो अलग अलग तरीके से मैनेज होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि किसको किस लिमिट तक हम ले जा सकते हैं। वो चीज डिसाइड करेगी कि प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स क्या हैं, और पेशेंट जो है अभी जो शो कर रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। तो अभी हम इस पे बात करते हैं कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में, वो सभी तरह के रिससिटेशंस देना, सारी जो पेशेंट की अभी जो मूलभूत परेशानियां हैं उनको कवर करने की कोशिश करना, उसको अगर पेन है या कोई एक्यूट डिस्कम्फर्ट है उसको मैनेज करना, तो इनको वो फिक्स करके रखते हैं। जब हम जैसे एज ए डॉक्टर जब हम एंटर करते हैं केस में, है ना, अगर हम अभी अब पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी क्रिटिकल केस है, कोई भी क्रिटिकल केस चाहे हमारे क्लिनिक पे हो, अचानक आया हो, किसी को कोई फेंटनेस आ गई है, किसी तरह का कोई एपिलेप्टिक अटैक है ना, या कोई सीवियर प्रॉब्लम आ गई है, चेस्ट में पेन वगैरह, कार्डियक प्रॉब्लम आ गई है, तो हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो देखने की बात। देखिए, अगर हमारे क्लिनिक पे अगर पेशेंट अगर आया है, तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट इस कंडीशन में रहता है कि वो बोलने की कंडीशन में नहीं रहता, पेन के कारण या फेंटनेस, अनकॉन्शियसनेस, इसके कारण बोलने की कंडीशन में नहीं रहता है। सिर्फ हमको फेशियल एक्सप्रेशन से समझना होता है कि कहाँ वो दर्द को बता रहा है, या उसके पहले कोई वो दर्द को बता चुका है ना, किस तरह की वो पोजीशन में है, और किस तरह के जो उसके अटेंडर जो पेशेंट के अटेंडर आए थे वो क्या कंडीशन बता रहे थे कि क्या क्या सिचुएशन ये लेकर के आया है। तो उसी समय अगर मान लो आपके क्लिनिक पे है, तो उसी समय पैरेलल अटेंडर को ये भी बोलो कि किसी हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को वो उसको इंफॉर्मेशन दे दें कि पेशेंट को लेकर के जाना। और पैरेलल आप क्या देख रहे हैं, पेशेंट कि अगर जो कंडीशन आई है वो एक्यूट, सडन, वायलेंट इस टाइप की अगर आई है या धीरे धीरे करके आई है, तो हम रिपोर्टरी के माध्यम से, है ना, तुरंत हम देख सकते हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं वो जो अपीयरिंग है
उनका एक्यूट सडन वायलेंट है या कि ग्रेजुअल है, किस तरह से डिसीज आई है। दूसरी चीज है क्या सिम्टम्स आए हैं, उस समय कौन से एकदम प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, हमको उस चीज पे ध्यान देना है ना। तो उस समय अगर जो भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हमको दिखाई दे रहे हैं उसको हमको नोट करना है। और तीसरी चीज, वो जो सिम्टम है उसके साथ कोई पिक्यूलियर सिम्टम है क्या, कोई कॉन्कोमिटेंट है क्या। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मान लो पेशेंट अगर थोड़ा सा फेंटनेस है या सो गया है या कोई पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि मुझे इस कंडीशन में ठीक लग रहा है, तो उस मोडालिटी को भी आप उससे कोरिलेट करके तुरंत के लिए प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन निकाल करके उसको तुरंत दे सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है उस पेशेंट को तुरंत जो एक्यूट कंडीशन है उससे बाहर लेकर के आ सकती है, चाहे सीवियर अस्थमेटिक अटैक हो, सीवियर कार्डियक अटैक हो, चाहे कोई भी कंडीशन। तो हमको सबसे पहला काम है कि उसको एक्यूट कंडीशन से बाहर लेकर के आना। फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम मान लो किसी केस को हॉस्पिटल में देखने के लिए गए, कोई जैसे मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, ये 8-10 साल पुराना केस है। इस केस में मैं सिर्फ केस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्या रेमेडी थी क्या मेडिसिन थी वो सेकेंडरी बात है। वो केस था, उनको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हुआ, हाई बीपी हुआ और एकदम एक्सट्रीम लो बीपी हुआ, उसके कारण उनकी सारी मेनिंजीज में और अंदर जो है पूरा ब्लड फैल चुका था। उसके कारण वो पेशेंट कोमा में चला गया था, 3-4 दिन से वो कोमा में था पेशेंट। फिर किसी ने जो उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, मैं हॉस्पिटल में गया देखने के लिए। तो पेशेंट की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि लेफ्ट साइड का उनको पैरालिसिस हुआ था और जो पैरालिसिस के साथ साथ उनकी आधी आंखें जो है थोड़ी सी हाफ ओपन आईज थी, है ना, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, सलाइवा आ रहा था, बीच बीच में वो उसको पोंछ रहे थे, है ना। तो इस तरह से जो वर्बल सिम्टम्स थे, वर्बल सिम्टम्स तो हम असेस कर नहीं सकते थे, तो हमने ये कुछ सिम्टम्स जो है कलेक्ट किए। फिर इसके अलावा जो उनका जस्ट अटैक के पहले क्या क्या सिम्टम्स था वो पता किया। तो उन्होंने बताया कि बहुत चिड़चिड़े थे, बहुत इरिटेबल हो रहे थे, है ना। फिर उस समय की कंडीशन और प्रीवियस कंडीशन को देख करके जो उस समय मेडिसिन डिसाइड हुई, पहले ओपीएम डिसाइड हुई, फिर ओपीएम के बाद जो है उसके बाद जो है नक्सोमिका, जिससे वो केस शाम को शायद 4 या 5 बजे दिया गया होगा, तो सुबह तक वो अच्छे से कॉन्शियसनेस की कंडीशन हो केस आ गया था। जबकि वो इस कंडीशन में था केस कि रिफ्लेक्सेस भी वो लॉस कर चुके थे। जो हम प्लांटर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स वगैरह जो देखते हैं वो सब भी नील था उस समय जिस समय उनको केस को दिया गया। तो मोटा मोटी ये है कि जब हम उस केस को डील कर रहे तो वहां पर क्या था, हमारे पास वर्बली कोई ऐसे सिम्टम्स पेशेंट से मिल नहीं सकते थे, तो हमको साइन एंड सिम्टम्स बॉडी का देखना रहता है कि बॉडी हीटेड है या कोल्ड है, या किस तरह का पार्ट जो किस तरह की साइड जो है अफेक्टेड है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है ना, अगर मान लो अगर उस पेशेंट को लंग्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया है या सीवियर अस्थमेटिक अटैक है, तो वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस करवट पे सोया हुआ है, किस तरह से वो जो है सिम्टम्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उसका हाथ कहाँ है, या किसी तरह का कोई सांस लेने में उसको डिस्कम्फर्ट है, उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमको इंडिकेटिव सिम्टम्स की तरफ प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। तो हमको ये चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि यही सिम्टम है जो हमको
इंडिकेटिंग सिम्टम्स देंगे। अब मैं बात करता हूं हाँ जी, जैसे ही हमने केस को, कोई भी केस है उसका केस टेकिंग लिया, जैसे कि आप सब समझते हैं, अगर कोई भी हम केस टेकिंग कर रहे हैं तो पहले ये कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है या किस जगह पे प्रॉब्लम है ना, साइट किस जगह पे है, तो उसकी प्रॉपर लोकेशन देखी जाए। और दूसरी चीज है, ये जो प्रॉब्लम थी ये पूछा जाए कि भाई कब से आ रही है और किसके बाद से आ रही है। मान लो कोई सीवियर केस है, कोई हिस्टेरिकल, मान लो कोई हिस्टेरिकल वुमन का केस हो ऐसे, तो उसमें अगर आपने पूछा गया कि भाई जो इनको हिस्टीरिया के अटैक्स आ रहे हैं ये कब से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया नहीं अभी 1 महीना पहले डिलीवरी हुई थी, उसके बाद से इनको बीच बीच में इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं। तो हमको एलिमेंट वहां से मालूम चल गया, कि हमको समय मालूम चल गया कि किस जगह से, किस साइड से अटैक्स आना चालू हुए, है ना। तो हमको पेशेंट की अभी की कंडीशन, साइट मालूम है कि किस तरह का सिम्टम है, चीफ कंप्लेंट है और किस कारण से आ रहा है, ये एलिमेंट भी है। एलिमेंट इस टाइप का भी हो सकता है, वेदर का भी हो सकता है, कोई टेम्परेचर का चेंज हुआ था क्या, कोई इंजुरी हुई थी क्या, कोई मेंटल इमोशनल शॉक हुआ था क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिसको हमको वॉच करना है। हमने टोटल केस टेकिंग ली, प्रेजेंट केस टेकिंग ली, और उस प्रेजेंट केस टेकिंग का अगर हम रिलेशन निकाल पा रहे हैं कि ये कैसे एराइज हुआ, तो आप ये समझिए कि आपका केस काफी कुछ क्लियर हो जाता है और इसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रियल रिजल्ट आने के और तुरंत रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कई बार हो सकता है कि आप जिसको एलिमेंट बोल रहे हो कि इनको जो परेशानी हो रही थी वो बहुत क्लियर ना हो, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं डिलीवरी हुई थी उस समय, जो है इनका उस समय ठंड का मौसम था, ध्यान नहीं रखा गया, या फिर बोला गया ये डिलीवरी के बाद ये घर पे आए थे, इनकी सास बहू की बहुत ज्यादा अनबन हुई, या जो इनके हस्बैंड थे उनने ध्यान नहीं दिया, आपस में उनमें काफी अनबन हुई, इसके कारण ये हुआ। या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट ने आकर के बोला कि मैं आई, देखिए हर चीज अलग अलग है, अनबन में भी अलग अलग हो सकती है। जैसे पेशेंट अगर बोलेगी कि मैं एडमिट थी, या आसपास साथ वालों ने बताया कि पेशेंट हॉस्पिटल से जब आए तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा देखा कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ अनबन हुई नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर सिम्टमेटोलॉजी है। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो है पेशेंट के द्वारा, पेशेंट किसी सिचुएशन को रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, वो कंपेयर कर रही है अपनी सिस्टर से, वो कंपेयर कर रही है अपने पड़ोसियों से कि जब वो घर में आई थी तो उसको इतनी केयर मिली थी, उसके हस्बैंड ने इतनी केयर करी थी, उसकी सास ने इतनी केयर करी थी, उसको ये सुविधाएं मिली थी। ऐसे समय में पेशेंट खुद से ही महसूस करता है कि मैं नेग्लेक्टेड महसूस कर रहा हूं, या कुछ पेशेंट ऐसे महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एब्यूज्ड हो रहे हैं। देखिए क्या नेग्लेक्शन और एब्यूज ये हमारी कई बार अंडरस्टैंडिंग होती है, हो नहीं रहा होता। हम जो पेशेंट जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेटली किसी चीज को देख रहा होता है, क्योंकि देखिए सिम्टम्स जो हम लेते हैं वो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेंट उसको कैसे परसीव कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पेशेंट को ऐसे देख लिया कि सामने वाले का एक्शन क्या था, उस आधार पे जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन पे जाएंगे। राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ये है कि पेशेंट क्या परसीव कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या रिस्पॉन्स कर रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि परसीविंग हमको नहीं समझ आती। जब हम बड़े गहरे लेवल पे बैठ करके अच्छे से बात करेंगे पेशेंट से, उसके शब्द सुनेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये क्या परसीव कर रहा है या क्या अंडरस्टैंड कर रहा है। कई बार हम पेशेंट के एक्शन से ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्या सिम्टम है। जैसे कई बार हो सकता है कोई सीवियर कंडीशन में पेशेंट आपके पास आया हुआ है या उसका रिस्पॉन्स एंगर का है, वो चिड़चिड़ा है, तो देखिए उसके अलग अलग कॉज हो सकते हैं। कैसे कॉज हो सकते हैं? अगर डीप मियाज्मेटिक लेवल पे बात अगर होगी तो एंगर उसको नेग्लेक्शन का हो सकता है, अब्यूज का, मतलब अगर ऑनर ज्यादा है उसका, उसके अंदर इंटरनल ऑनर, अपने आप को ऑनर को लेके ज्यादा है, तो वो कारण हो सकता है। कई बार जो उसको एंगर इस बात को लेके हो सकता है कि मैं हर काम को कितने अच्छे तरीके से करती हूँ या करता हूँ, ये लोग बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब इनकी तबीयत खराब रहती है तो मैं कितना अच्छे से ध्यान रखती हूँ या ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं अभी बीमार हूं तो ये इतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो उस बात की उसको चिड़चिड़ाहट रहती है। और कई बार जो गुस्सा या चिड़चिड़ाहट वो इडियोपैथिक होती है ना, हिस्टेरिकल होती है। आप बोल सकते हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, किस रीजन से उस पेशेंट को चिड़चिड़ाहट है वो कुछ नहीं बोल सकते। कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि बहुत गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है, गाली बक रहा होता है। हम जब पेशेंट को देखने जाते हैं सीवियर कंडीशन में, अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट बड़ी वायलेंट कंडीशन में है, वो अपशब्द बक रहा है, बड़बड़ा रहा है, कुछ तो भी बोल रहा है, तो ये हमारे लिए सिम्टम है। उस समय आपको एलिमेंट कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपको सिम्टम ही है कि जो डिलीरियम की कंडीशन है वो लेना है। पेशेंट एब्यूसिव है तो पैरालिसिस की कंडीशन में एब्यूसिव है या कोई पर्टिकुलर कंडीशन में एब्यूसिव है, वो हमको चेक आउट करके जो मोस्ट सिमिलिमम है उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो जो सिम्टम्स की टोटालिटी है उसको वेरियस प्लेन के ऊपर, अलग अलग प्लेन के ऊपर पिक्यूलियर तरीके से हमको डायग्नोस करना जरूरी होता है। अब आप देखिए, जैसे अभी अपन ने बताया कि पेशेंट को हमने एक्यूटली पहले देखा, फिर डायग्नोस करने की कोशिश करी, उसका एलिमेंट जानने की कोशिश करी। अब ऐसा हो सकता है कोई इंजुरी का केस हो, हेड इंजरी का केस हो, जिसके कारण उसको कॉमा वगैरह की कंडीशन में गया हो, या कोई और पैरालिटिक कंडीशन आई हो, या कोई और सिम्टम्स उसको जो आए हों। विजन में हो सकता है ना, ऑल्फेक्शन यानी कि सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है, मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो। ऐसी कंडीशन में जब हम देखते हैं तो वहां पर ये देखते हैं रिपोर्ट्स। पहले तो हम रिपोर्ट देखते हैं कि इंजुरी किस जगह की है, किस समय की है, और जब से इंजुरी हुई है ये जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इसके साथ और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अभी आए हैं। दूसरी बात है पेशेंट अभी कौन कौन सी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी आपको चीफ कंप्लेंट लग रही है, उसको कंप्लीट सिम्टम हम करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि पिक्यूलियर सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं तो हमको केस टेकिंग और लंबी दूरी तक करना पड़ता है। ना हमको एलिमेंट मिला और ना पिक्यूलियर सिम्टम मिले तो हमको केस टेकिंग और फर्दर करना पड़ता है। तो फर्दर केस टेकिंग करने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है कि भाई आपको ये जो कोई दर्द है, कोई नेचुरल डिसीज हो चाहे इंजुरी हो, तो ये जो परेशानी है ये कब से है और किस समय बढ़ जाती है। यानी कि अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस समय पर होती है, यानी कि टाइम मोडालिटी, किस समय बढ़ती है ना, टच करने से बढ़ती है, अंदर बाहर किसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन में बढ़ जाती है, मूवमेंट में बढ़ती है, गर्म या ठंडा किसी कोई एप्लीकेशन से आराम मिलता है, या कई बार ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि ये जो कंप्लेंट है डॉक्टर साहब, इसके जब इसके तरफ ध्यान दो तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट बढ़ जाती है। अगर मैं इधर उधर मेरा ध्यान है, मैं अगर टीवी देख रही हूँ या किसी काम में लगी हूँ
तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि सिम्टम्स को सोचने पे ज्यादा महसूस होता है। फिर आगे अगर हम देखा जाए तो कोई ऐसे सिम्टम्स भी हैं क्या जो इस सीवियर कंडीशन के साथ साथ एराइज हुए हैं? तो ये सारे सिम्टम्स को देख करके हम पेशेंट की टोटालिटी डायग्नोस करके उसको मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लेवल तक। अब बात खड़ी होती है कि पेशेंट को किस तरह की पोटेंसी दी जाना चाहिए, किस टाइप की मेडिसिन दी जाना चाहिए और कैसा प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि उसका रिपीटिशन क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम देखा जाए कि किस पे आधारित रेमेडी होना चाहिए। सबसे पहले इस पे आधारित होना चाहिए कि पेशेंट को जो सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट है हम उसको ठीक कर सकें। दूसरी बात है, और अगर वो चीज रिजॉल्व हो जाती है और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आपको जरूरत पड़ती है कि मतलब उसका जो एक्यूट डिस्कम्फर्ट आप किसी तरीके से ठीक कर पाए 2, 4, 6, 8 घंटे में, जितनी भी देर में अगर कर पाए, और उसका सेकंड कोई उसका सिम्टम है जो उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जो उसकी चीफ कंप्लेंट है, उसके तरफ आप ध्यान देते हैं, तो जो आपने टोटालिटी के साथ सिम्टम्स लिया तो उसकी सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि हमको एलएम पोटेंसी देना है फ्रीक्वेंट रिपीटिशन के साथ, या हमको सेंटिसिमल स्केल पे दें, या हाईएस्ट पोटेंसी दें। ये इस तरह का हमको डिसाइड करना है। पेशेंट अगर इस कंडीशन में है, अगर उसको राइल्स ट्यूब नहीं डली है, नेजोफेरिंजियल ट्यूब अगर नहीं डली है, और वो ओरली अगर कुछ मेडिकेशन आसानी से ले सकता है, तो मेडिकेशन हम फिर मदर टिंचर्स भी यूज करके दे सकते हैं पैथोलॉजिकल वर्क के हिसाब से, और साइमल्टेनियसली जो उसकी वेल सिलेक्टेड रेमेडी है वो दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राइल्स ट्यूब और जो है अदर जो कई बार मास्क लगा होता है, बहुत सारी दिक्कत जाती हैं, तो उस समय पे हम किस तरह से पेशेंट को मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आप जो रेमेडी दें उसको डिस्टिल वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाल के ड्रॉपर में बना करके दें। उसका कॉन्सेंट्रेशन 10% ही होना चाहिए मेडिसिन रेमेडी का, बाकी उसमें डिस्टिल वाटर हो और या सिंपल पानी हो, उसमें बना करके सिर्फ एक ड्रॉप भी होम्योपैथी में काफी होती है, एक ड्रॉप यहाँ पे आप डाल दें और थोड़ा सा उसको हाथ हथेली और तलुओं के ऊपर रगड़ सकते हैं, और अटेंडर से बोल सकते हैं कि एक फिंगर के ऊपर ले करके, अगर नाक अगर उनकी फ्री है, सांस लेने की कंडीशन में है, तो वहां पर थोड़ा सा इसको लगा दें। और जितनी कंडीशन सीवियर है, जितनी ज्यादा उस समय एक्यूट कंडीशन है, उतना फ्रीक्वेंट रिपीटिशन करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर 5 मिनट में रिपीटिशन करना पड़े, 5 से 6 बार 7 बार। वो हमको देखना पड़ेगा कि सिम्टम्स किस टाइप के हैं, कितने एक्यूट हैं और किस टाइप की रेमेडी सिलेक्ट हुई है। अगर मान लो एकोनाइट, बेलाडोना, कैमोमिला इस टाइप की रेमेडी सिलेक्ट हुई है, तो वैसे भी हमको मालूम है कि ये एक्यूट रेमेडी है और इनका रिपीटिशन आप कितना भी रिपीट कर सकते हैं, लेकर के उनको हर 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल से भी रिपीट कर सकते हैं। उनको बोलो कि जब तक इनको ये चीज ठीक ना लग जाए, जब तक होश ना आ जाए, आप हर 2 मिनट में रिपीट कर लो। जैसे कई बार ऐसे सीवियर हिकअप्स के केसेस आए कि जिनको हिकअप्स इतना सीवियर था कि 2 दिन 3 दिन से बंद नहीं हुए, सारे एंटासिड और ये सारे चीज ले लिया, और दूसरे एलिमेंट उसको थे, पेशेंट को किसी दूसरे एलिमेंट को लेकर के पेशेंट पहले एडमिट था, कुछ लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कंडीशन को लेकर के था। लेकिन उस समय मैं लंग्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अदर जो प्रॉब्लम लेकर के आया होगा वो रिजॉल्व नहीं करूंगा। उस समय जो सीवियर हिकअप्स आ रहे हैं मुझे उसको रिजॉल्व करना है। तो उस समय में मान लो अगर हमने देखा तो जो भी रेमेडी निकली, ऑक्जेलिक एसिड रेमेडी निकली या नक्सोमिका रेमेडी निकली, उसको आपने फ्रीक्वेंट रिपीटिशन में दिया। आप उस समय ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि आपको एक्यूट कंडीशन से पेशेंट को बाहर निकालना है। तो आप हर 2 मिनट 5 मिनट में भी नक्सोमिका हो, या जैसे मैंने एसिड ऑक्जेलिक से केसेस ठीक किए हैं, ऑक्जेलिक एसिड का जो है केस था, तो उस समय क्या है, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन। आपने वही, आप तो 15 ml या 30 ml आप जो है डिस्टिल वाटर लीजिए और 10%, 5 to 10% आप अपना जो डाइल्यूशन डाल लीजिए और उसको स्ट्रोक कर करके, जैसे एलएम पोटेंसी देते हैं इसी तरीके से सेंटीसिमल पोटेंसी भी आप दे सकते हैं, एक एक दो ड्रॉप फ्रीक्वेंटली। बस अगर वो घुटकने में उसको कुछ परेशानी है तो सिर्फ एक ड्रॉप, और पैरेलल उसकी हथेली तलुओं के ऊपर लगा दीजिए और थोड़ा सा उसके नोज के यहाँ ऑल्फेक्शन के थ्रू भी हम दे सकते हैं। तो रिपीटेड जब हम उसको एक्सपोजर इस तरह का देते हैं जो डिजायरेबल है, तो अगर चाहे उनको हिकअप्स आ रहे हों, चाहे सीवियर कफ हो, मतलब कई बार इतनी खांसी रहती है, पेशेंट एडमिट रहता है किसी और प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन इतना सीवियर कफ है कि जो इंटॉलरेबल है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। कई बार ऐसा जैसे देखा गया है कि पेशेंट किसी कंप्लेंट को लेकर के गया था, लेकिन बोल सकते हैं चाहे एलोपैथी के साइड इफेक्ट बोल लो या कोई अन्य कारण बोल लो, उसके कारण पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मतलब एब्यूसिव तो हो ही जाते हैं, वो हाथ पैर पटकना, चिल्ला चोट करना, इस तरह से तो उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो उसको ट्रीट करने की कंडीशन में नहीं रहते हैं। वो अगर उसको कुछ मास्क लगाना चाहते हैं, वो कुछ अगर रॉयल स्टीप लगाना चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं लगा पाते क्योंकि पेशेंट वो खींच दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसी वायलेंट कंडीशन में रहते हैं। तो ऐसे समय पे भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उस समय टोटालिटी के हिसाब से नक्सोमिका, टेरेंटुला या कोई और रेमेडी जो भी डिसाइड आपके हिसाब से हो रही है, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, हेलिबोरस, जो भी आपको लग रहा है, जो डिसाइड हो रही है, वेल सेलेक्ट रेमेडी हो रही है, वो आप उस समय पर दें ताकि वो पहले उस कंडीशन से बाहर आ सके। जैसे पेशेंट उस कंडीशन से बाहर आता है, तो अधिकतर देखा गया है कि होम्योपैथिक केस में सिर्फ आप एक्यूट कंडीशन ही नहीं रिजॉल्व कर रहे होते हैं, जब पेशेंट रिकवर होता है तो पहले से ज्यादा अच्छी कंडीशन में रिकवर होता है। मान लो जो उसको हिकअप्स आ रहे थे, खांसी आ रही थी या वायलेंट कंडीशन थी, उस वो कंडीशन आने के पहले वो जिस स्टेज में था, और फिर जब उसको होम्योपैथी दी गई, तो होम्योपैथी देने के बाद वो पहले से काफी अच्छी कंडीशन में बाहर आता है, और वो इस कंडीशन में आ जाता है कि आपको अपनी फर्दर केस टेकिंग दे सके, जिससे कि पेशेंट फुल्ली रिकवर करके उस अपने एलिमेंट से बाहर आ सकता है। तो ये जो कंडीशन रहती है, ये पेशेंट को कंप्लीट क्योर की तरफ लेकर के जाती है। फिर पेशेंट अगर किसी भी टाइप की डिसीज का है, किसी भी सीवियर कंडीशन का है, फिर आप उसको लंबे समय तक फर्दर ट्रीट करके उस केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी ऐसी कंडीशन है। अभी मेरे पास एक केस आया था, 2 महीने पहले का केस है। पेशेंट का नाम था, एक मिनट, अनय कुशवाहा। ये इस केस में हुआ ये था कि इसको मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस हुआ था। मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस हुआ था इनको 8 दिसंबर 8/12/2024 को। और ये कंडीशन ऐसी हुई कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ग्वालियर का केस था। हॉस्पिटलाइज करते करते ये स्थिति आई कि वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। कंट्रोल नहीं होने के साथ साथ वो कंडीशन इतनी बढ़ती गई कि उसको एपिलेप्टिक अटैक्स आने लगे। पहले एपिलेप्टिक अटैक्स उसको 2-2, 4-4 घंटे से आ रहे थे। 7 साल का बच्चा था। फिर उस बच्चे को एपिलेप्टिक अटैक्स कंटिन्यूअसली आने लगे।
कन्वर्जन्स कंटिन्यूस आने लगे और उसके कारण क्या हुआ, बच्चा कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद 1 हफ्ता जब वहां पे कोमा में रहा तो उसको दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया। वहां पर भी उसकी सारी सेम की सेम कंडीशन। डॉक्टर साहब, हम लोग का समय अब खत्म हो रहा है, केवल 2 मिनट बचा है जी। तो अब मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूं कि इस केस में क्या था। वो कंडीशन वो ये था कि 1.5-2 महीने तक उसी कंडीशन में पड़ा रहा। 27 दिसंबर के करीब की बात है, 31/1/2025 को मेरे पास वो केस आया। ऑनलाइन केस था, वीडियो कॉलिंग के ऊपर हुआ, है ना। और सिम्टम्स क्या थे वो आप थोड़ा सा समझ लें। वायलेंट कंडीशन थी, कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा थे, एक्यूट ऑनसेट था, विंकिंग ऑफ आईज, आंखें ब्लिंक हो रही थी, उसकी विंकिंग हो रही थी, ट्विचिंग हो रही थी। इसके अलावा जो है बच्चा बीच बीच में चिल्ला रहा था कन्वर्जन्स के साथ साथ, दांत पीस रहा था, उसके कारण उसको काफी इंजुरीज हो गई थी। और फीवर जब भी आता था, फीवर आ जा रहा था लेकिन लगातार बना हुआ था, लेकिन जब भी फीवर आता था तो बहुत एक्सट्रीम हीट के साथ आता था। ये उसकी कंडीशन थी। और कन्वल्सिव कंडीशंस में ये इनको जो है दांत पीसने की कंडीशन थी। सिम्टम्स तो बहुत सारे थे और इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज तो वो था ही। अच्छा, एक चीज और थी जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम था, वो पेशेंट वर्स कंडीशन उसकी रहती थी, लेकिन अगर वो बेंडिंग इनवर्ड, जब वो ऐसे बेंड होता था तो उसके कन्वर्जन्स थोड़े से धीमे पड़ जाते थे। ये उसकी कंडीशंस थी, है ना। तो टर्निंग बेंडिंग इनवर्ड्स की कंडीशन में उसको थोड़ा सा आराम मिलता था। ये टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स देखने के बाद इसको बेलाडोना दिया गया और बेलाडोना लगातार रिपीट किया गया 2 दिन तक। शुरुआत में 5-5 मिनट के अंतर से 5-6 बार दिया गया, फिर हर 2 घंटे में रिपीट किया गया। तो सुबह से देना चालू किया था, 4-5 घंटे के बाद उसके कन्वर्जन्स कम होने लगे और अगले दिन जाकर के कन्वर्जन्स बहुत ही कम हो गए थे और इंटेंसिटी भी बहुत कम हो गई थी। और 3 दिन बाद उसके सारे कन्वर्जन्स रुक गए। आज पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो बच्चा चल फिर भी, जबकि उसको बोला गया था कि ये भविष्य में ना कभी चल फिर पाएगा और ना कभी बोल पाएगा। तो अभी वीडियो कॉलिंग पे परसों नरसों भी मेरी बात हुई, पेशेंट वो बच्चा अपने सिम्टम्स खुद बता पा रहा है, अपने सारे काम कर पा रहा है, चल फिर पा रहा है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। हम लोग अब समाप्त करेंगे, हमारे पास में अब समय नहीं है। आपने जो बताया उसका समरी शायद यही है कि ऑब्जर्वेशन से क्रिटिकल केस में धैर्य के साथ में रोगियों के लक्षण को एकत्रित करना, देखना और उसके हिसाब से टोटलिटी बनाना और जैसा जरूरत पड़े वैसा दवा को देना। तो बहुत अच्छा संदेश है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा हो। इसके साथ दीपेश जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ यह मीटिंग आज का समाप्त होता है और हम लोग अगले सेशन की ओर मूव करते हैं। और अगला सेशन हमारा है इंग्लिश का, अंग्रेजी का। एंड डॉक्टर धनेश उसके ये है, डॉक्टर आरिफ मसूद उसके स्पीकर हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश फॉर योर इंग्लिश सेशन and you can start your session now. And Arif Mohammed, we have made Dr. Arif Mohammed co-host, so you can start now.